मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिस सेट या फिर वो मॉडल पेपर की बात हो, हम कंटिन्यूसली आपको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसा कि राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष की एग्ज़ाम डेट भी संभावित हैं, इसके साथ भी नेट का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है सितंबर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और कंटिन्यू देख रहे होंगे। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। अगर किसी पुस्तकालय में परंपरागत प्रलेखों के साथ डिजिटल सूचना स्रोतों का संग्रह हो तो वो किस प्रकार का पुस्तकालय कहलाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली बार नेट का एग्जाम का क्वेश्चन मैंने लिया है। तो ये हाइब्रिड लाइब्रेरी माना जाता है। इसे हाइब्रिड लाइब्रेरी जहाँ पर डिजिटल भी हो और परंपरागत प्रलेख दोनों हो। आप मुझे बताइए सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलविल जेवी द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किस वर्ष की गई? तो ये 1887 में की गई थी या 1889, 1883 और 1826। चार ऑप्शन हैं, तो करेक्ट आंसर 1887 है। ठीक है, 1876 में मेलविल जेवी महोदय ने डीडीसी का इन्वेंशन किया था। डीडीसी के 23 संस्करण आ चुके हैं। और आप मुझे बताइएगा कि इसका ऑनलाइन संस्करण को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर अगर हम बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? अरे मैं क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। पीछे जो 25 प्रैक्टिस सेट हो रखी है उसमें मैंने बता रखा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको कमेंट नहीं करना है तो मत करिए। दूसरे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं उन्हें तो एटलीस्ट आप डीमोटिवेट मत करिएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो वेलकम है, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। भारत में स्थायी पुस्तकालय विज्ञान विभाग किस विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी पुस्तकालय विभाग ये अपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियंस डे रंगनाथन की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 12 अगस्त। और आप मुझे कमेंट बॉक्स, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस हैं वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और पुस्तकालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? ये आप गूगल करिएगा, कहीं से भी ढूंढिएगा। वर्तमान में जो लेटेस्ट हैं आप देख लीजिएगा कि चारों में से है क्या? प्रहलाद सिंह पटेल, स्मृति ईरानी जो पहले एचआरडी मिनिस्टर थी, प्रकाश जावड़ेकर भी रह चुके हैं, और अमित शाह भारतीय वर्तमान गृह मंत्रालय उनके पास हैं। आप मुझे बताइएगा कि संस्कृति मंत्रालय किसके पास हैं वर्तमान में? लीज़ा की आवृत्ति क्या है? तो लीज़ा की आवृत्ति मासिक है। लीज़ा की फुल फॉर्म आपका वेलकम कमेंट बॉक्स में करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भौगोलिक शब्दकोश भी कहा जाता है? यहाँ पर भौगोलिक शब्दकोश की बात हो रही है, तो गजेटियर को भौगोलिक शब्दकोश कहा जाता है। डायरेक्टरी, एटलस और मैप किस प्रकार की सूचना के स्रोत हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी जनता के लिए 30 जनवरी 1903 को खोल दिया गया, उसके भवन का नाम क्या था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भवन का नाम था मेटकॉफ हॉल। 1854 में ये 1844 में बेलवेडियर भवन में था। उसके बाद में इसे 1951 में पहले ये मेटकॉफ हॉल में था, पहले ये मेटकॉफ हॉल में था 1844 तक। इसके बाद में उसे 1951 में बेलवेडियर हॉल में लाया गया और वर्तमान में ये बेलवेडियर हॉल में ही है। तो बी करेक्ट आंसर है। थोड़ा बोलने में कन्फ्यूज़न हो गया, पहले मेटकॉफ आएगा उसके बाद बेलवेडियर आएगा। मेटकॉफ था 1844 और ये 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1914। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1914 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन हैं, नवाब फैजुल्ला खान, सियाजी गायकवाड़ सेकंड, खान अब्दुल खान और सैयब राजा। तो ये नवाब फैजुल खान द्वारा की गई थी। आप मुझे बताइएगा कि रामपुर रजा लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी और जो का दर्जा कब प्राप्त किया, प्रदान हुआ? आप ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेशनल नॉलेज कमीशन अपनी फाइल रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई?
तो ये 2009 में की गई, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी के छठे संस्करण के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण के कितने उपसूत्र हैं? कैनन्स की बात हो रही हैं, सीसी के छठे संस्करण की बात हो रही हैं। देखिए सीसी के 6-7 संस्करण आए थे। पहला 1933, दूसरा 39, तीसरा 50, फिर 52, फिर 57 और छठा 60 में आया था। उसका रीप्रिंट आया था, वो 1963 में आया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, जिसमें टाइम फेसेट्स में डॉट की जगह इन्वर्टेड कोमा का उपयोग किया गया। और उसके बाद में 7वां संस्करण 1987 में आया था। और छठा संस्करण 3 भागों में विभाजित था। और इसके उपसूत्र कितने थे कैनन्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना काम मैं आप पर ढूंढ रहा हूँ, मैंने इतनी डिटेल्स बता दी हैं, उत्तर इसी के आसपास हैं। ये जो आई थिंक मैंने जो पिछली प्रैक्टिस सेट करवाई थी, इसके बारे में सारा कन्फ्यूज़न क्लियर भी करवाया था, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। यूडीसी में मुख्य वर्ग खाली किया गया, ये क्वेश्चन आ गया। यूडीसी हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। वैसे चौथे संस्करण को खाली रखा गया है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ना है हमें, बिना फालतू का क्वेश्चन क्यों पढ़े। यूडीसी बहुत कम पूछे जाते हैं। कैटालॉग शब्द किस शब्द से उत्पन्न माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, कैटालॉगस से माना जाता है, CATALOGOS। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हैं, KATA+LOGOS लोगस। आप देख लीजिएगा कि कैटालॉगस, बिब्लियोग्राफी, एनसाइक्लोपीडिया, ग्लैक्सिकॉन, ये सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। सीसी का तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो सीसी का तीसरा भाग बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। सीसी का तीसरा भाग शेड्यूल ऑफ क्लास एंड स्केच बॉक्स, याद रखिएगा। सर्स द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम, तो लाइब्रेरी साइंस विद स्लाइड टू डॉक्यूमेंट्स 1963 में आई थी। सर्स द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। मार्क किस की देखरेख में होता है? तो आप देखिएगा कि मार्क फर्स्ट था वो 1966 में आया था, मार्क सेकंड 1969, 68 में वो लागू आ गया था और 1969 में से लागू कर दिया गया था। और मार्क 21 1999 में आया था। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की देखरेख में इसकी देखरेख की जाती है। और मार्क की फुल फॉर्म आप बताइएगा कि मार्क की फुल फॉर्म क्या होती हैं कमेंट बॉक्स में। पिछली बार ये क्वेश्चन शायद NVS में पूछा गया था, मार्क की फुल फॉर्म, तो आप भी याद रखिएगा। सीसी में साहित्य मुख्य वर्ग के लिए फेसेट्स फॉर्मूला क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसी में साहित्य मुख्य वर्ग के लिए फेसेट्स फॉर्मूला OPP1, P2, P3 और P4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सीसी में सामान्य एकल के लिए बिब्लियोग्राफी के लिए उपयोग कौन सा वर्ड किया जाता है? तो सामान्य एकल सीसी में ये बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका एक चार्ट है जिसमें ये 6 या 7 हैं कॉमन आइसोलेट्स जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई महानुभव विद्यार्थी सारे अगर क्रम से भेज सकता है, मैं उसकी तैयारी जान सकता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे आपको बिब्लियोग्राफी, एनसाइक्लोपीडिया, कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन के जो कॉमन आइसोलेट्स उपयोग किए जा रहे हैं वर्तमान में, और सारे बताऊंगा। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। कई विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसके सारे वो कॉमन आइसोलेट कौन से। कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। ACI विषय के आगे लगता है, PCI सब्जेक्ट के पीछे लगता है। PCI में एनर्जी और पर्सनालिटी आता है। और उसके अलावा जो 3 बच गए हैं, टाइम है, मैटर हैं और स्पेस हैं, वो ACI में काउंट होते हैं। तो आप मुझे इतनी डिटेल्स मैंने बता दी, बाकी डिटेल कुछ होमवर्क आप भी करिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1841, पेनजी महोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे सीसी का अंतिम संस्करण किस वर्ष आया? तो CCC का अंतिम संस्करण, इसके भी 5 संस्करण आए थे। क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड रंगनाथन महोदय द्वारा प्रथम 1934, दूसरा 1945, तीसरा 1954, चौथा 1958 और पांचवा 1964। 1964 इज अ करेक्ट आंसर। ACR 2 का अंतिम संस्करण किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 2002 में। ACR फर्स्ट आया था 1967, दूसरा 1978, तीसरा 1988,
मतलब उसका प्रथम बार संशोधन 10 साल बाद 1988, फिर 1998, 1996, फिर 2002 में लेटेस्ट हुआ है, आप याद रखिएगा। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स 8 किससे संबंधित मानक हैं? तो आप बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स के लिए ISO 2709 को याद रखिएगा। जनरल सीक इनमें से क्या है? तो जनरल सीक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये जनरल सीक 4 ऑप्शन: लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन डाटाबेस फॉर फ्री, जनरल पेरिडिकल्स इंडेक्स और डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये जनरल सीक क्या है? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है ना डिजिटल लाइब्रेरी है। मैं 2 ही ऑप्शन आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ: ऑनलाइन डाटाबेस फॉर फ्री जनरल और पेरिडिकल इंडेक्स। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आप अपने दिमाग की मशक्क़त करें। ISBD का उद्भव किस सम्मेलन में किया हुआ है? तो IMC में हुआ है, आप याद रखिएगा। इंटरनेट की शुरुआत ARPANET ने किस वर्ष की? 1969 में की, ज़रूर याद रखिएगा। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, याद रखिएगा। पोस्ट ऑफ हेनरी फयोल लूथर गुलिक ने दिया था। पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत भी हेनरी फयोल महोदय ने दिए थे, ये भी आप याद रखिएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा दिया गया? पीटर F ड्रकर 1954, ये भी आप याद रखिएगा। जो मैं ये डाटा बता रहा हूँ, जो मुझे याद है या मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके उसको बार बार देखिएगा। देखिए, मैंने 2 बार नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है इस विषय के बारे में। मुझे पता है जो नए विद्यार्थी होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप बार बार देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कोरिलेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए देने वाला हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 6 सिग्मा क्या है? 6 सिग्मा क्या है? ये कोई महानुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसको नहीं कमेंट करना वो मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिसको नहीं पढ़ना वो मत देखिएगा, घर पर आनंद लीजिएगा। जीवन बहुत छोटा है, इस धरती से हमें पलायन करना है, तो पलायन करने से पहले जितनी चीज़ें सीख ली जाए जल्दी, उतना अच्छा रहता है और उपयुक्त रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कमेंट नहीं करूं, मैं सिर्फ आलोचना ही करूं कमेंट बॉक्स में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो करते रहिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको ब्लॉक मार दूंगा। पुस्तकालय चयन का मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पुस्तकालय चयन का मौलिक सिद्धांत की बात हो रही है, ज्यूरी महोदय ने दिया था, आप याद रखिएगा। ग्रोगन द्वारा सूचना को बांटने का किसका आधार बनाया गया? तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जो भौतिक विशेषताओं के आधार पर रंगनाथन महोदय ने 4 भागों में बांटा, और इसके अलावा मैं अगर इंफॉर्मेटिक कैरेक्टर्स के अनुसार बांटूँ तो वो ग्रोगन महोदय और हैंसन महोदय ने बांटा। ग्रोगन महोदय ने 3 भागों में और हैंसन महोदय ने 2 भागों में इसे बांटा, ये भी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5वें सूत्र के अनुसार लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। पिछली बार 2016 राजस्थान लाइब्रेरी में पूछा गया था। बे गाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पिछली बार NVS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। बे गाइड का प्रयोग आप सभी को पता है, स्टॉक रूम में किया जाता है बे गाइड का प्रयोग। हाँ, ये फुल फॉर्म देना भूल गया है। यहाँ पर शायद LED की बात होगी, LED की फुल फॉर्म है, तो ये होगा लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट, याद रखिएगा। B ऑप्शन करेक्ट होगा। पुस्तकालय विज्ञान में रिसर्च इन प्रोग्रेस का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिसर्च इन प्रोग्रेस का है जो आइजेलिक के द्वारा किया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आइजेलिक की स्थापना वर्ष। मैं बता देता हूँ 1955। इसके द्वारा इंडियन नेशनल साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है। इंडियन नेशनल साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स की अवधि त्रैमासिक हैं। और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन आइजेलिक करता है, और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 12 सितंबर 1933। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962। निष्केयर 2002। निष्केयर किस किस को मिलाकर बना, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रंगनाथन के 3 कार्ड सिस्टम में किस कार्ड का प्रयोग पत्रिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है? तो चेक कार्ड का 3 भागों में बांटा गया रंगनाथन ने, रजिस्टर कार्ड, क्लासिफाइड कार्ड और चेक इंडेक्स कार्ड। तो चेक कार्ड में पत्रिकाओं को जांचा जाता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये चेक हैं,
कार्डेक्स का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्डेक्स का प्रयोग रेमिंगटन रेंज ऑफ इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता है। द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण कितने खंडों में था? तो ये 30 संस्करण में था। आप मुझे बताइएगा कि द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड वॉज, तो लंदन, कैम्ब्रिज, वॉशिंगटन ऑप्शन में है, एडिनबर्ग भी हैं, तो ये लंदन से हुआ था, याद रखिएगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग जगत की रूपरेखा से संबंधित हैं? जगत की रूपरेखा तो 3 है इसमें, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और मैक्रोपीडिया, या नन ऑफ दीज। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किससे संबंधित हैं आप मुझे, कि प्रोपीडिया किससे संबंधित हैं, माइक्रोपीडिया या मैक्रोपीडिया किससे संबंधित हैं। जिसको कमेंट नहीं करना एक बार फिर मत करिएगा। फैक्ट्स ऑफ फाइल क्या हैं? तो ये वर्ड इवेंट हैं। फैक्ट्स ऑफ फाइल की जो फ्रिक्वेंसी होती हैं वो वीकली होती हैं, याद रखिएगा। कम्पटन ईयर बुक में क्या समाहित किया जाता है? कम्पटन ईयर बुक में तो इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स को समाहित किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का प्रथम संस्करण 1833 में आया था, याद रखिएगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 2014, ये भी आप याद रखिएगा। मोनोग्राफ किस प्रकार की सूचना का स्रोत हैं? तो ये प्राथमिक प्रकार की सूचना का स्रोत हैं। ये मैं आपको क्रम वाइज जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में आपका वीडियो कवर हो जाए। एशियन रिकॉर्डर किस तरह की सूचना का स्रोत हैं? तो ये प्राथमिक सूचना स्रोत हैं। उपयोगिता प्रोफाइल किस सेवा का हिस्सा हैं? तो ये SDI का हिस्सा हैं। SDI सर्विस HP लुहान महोदय ने 1961 में, और इसमें ऑटोमेशन या फिर कंप्यूटर का प्रयोग वो भी HP लुहान महोदय ने किया था। CAS का फुल फॉर्म करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। इंडेक्स द्वितीयक प्रकार की सूचना का स्रोत हैं, और रेफरेंस संदर्भ होता है। SR रंगनाथन द्वारा संदर्भ सेवा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रेडी रेफरेंस सर्विस हो गई, और एक ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हो गई, याद रखिएगा। CDS ISI आधारित संजय सॉफ्टवेयर CDS IS पर आधारित का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण डेसीडॉक के द्वारा किया गया था। डेसीडॉक 1957 में आया था। ये भारत का रक्षा सॉफ्टवेयर से संबंधित है। निस्केर का निर्माण इंसडॉक, मैंने पूछा था ये आपको पहले कि निस्केर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किससे मिलकर बना था? तो ये इंसडॉक और निस्कॉम से मिलकर बना था, 2002 में आया था। उपयोगिताओं की सूचना आवश्यकता का अध्ययन यूजर स्टडी कहलाता है। तो ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस सेट। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं आज की हमारी प्रैक्टिस सेट कैसी लगी, और आप किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट और चाहते हैं एग्ज़ाम तक। और जहां तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं वो कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए पोस्टपोन करने की संभावनाएं हैं वो कम ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप तैयारी तो अपनी अनवरत जारी रखिए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अपने आप को घर में सुरक्षित रखिए। मैं आपसे नारायण विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।